नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू में। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और इसके चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 7। इस वीडियो में हम इस अध्याय को कंप्लीट कर देंगे। इसमें टोटल 101 से लेकर के 140 तक धाराएं हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम 101 से लेकर के 130 तक पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक, 131 से लेकर के 140 तक। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर हैं वो देख लिए होंगे और धाराएं 101 से लेकर के आपने 130 तक याद कर ली होगी। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और पूरे को एक साथ लास्ट में समरी भी देखेंगे, पूरे का एक साथ रिविजन करेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर याद हो जाए और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार जो पीछे आपने पढ़ा है पिछले वाले वीडियो में धारा 121 से लेकर के 130 तक, उसका एक छोटा सा रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें जुड़ जाए एक दूसरे से, धाराएं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस जाकर के उस वीडियो को देखें, उन धाराओं को याद करने का प्रयास करें, ठीक है। फिर इस वीडियो को देखें, जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस बार तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ और नेक्स्ट टाइम जो है आप पहले से वीडियो को याद करके उन धाराओं को, पहले वाली जो चैप्टर है उनको याद करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है, जो भी धाराएं हैं, जो भी चैप्टर है वो आपको समझ में आ जाए। देखो, इस पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, धारा 121 में हमने पढ़ा था कि कराधान से संबंधित अपीलें। भाई अपील कहाँ होगी? अगर आपको कोई दिक्कत है टैक्स में कि वह टैक्स ज़्यादा है या कम है या फिर आपका नाम गलत है, जो भी है उसकी अपील कहाँ करोगे? तो हमने ये पढ़ा था कि अगर नगर पालिका बोर्ड और नगर परिषद से संबंधित है तो हम अपील करेंगे क्षेत्रीय उपनिदेशक में, और अगर नगर निगम से संबंधित है तो हम कहाँ पर करेंगे? आयुक्त में। उसके बाद में हमने पढ़ी थी धारा 122 में हमने ये पढ़ा था कि जैसे आपने ऊपर अपील तो कर दी तो ये अपील की टाइम पढ़ा था, टाइम पीरियड क्या रहेगा। तो अगर कर सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अपील करनी पड़ती है आपको, ठीक है। कर निर्धारण में कोई परिवर्तन किया गया तो भी 30 दिन, कर नोटिस दिया गया है तो भी 30 दिन, तो 30 दिन का समय था। प्लस इसमें एक चीज और थी, वो थी पूर्व निक्षेप, मतलब आपको अपील करने से पहले 25% जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी 123। अब मान लो आपने अपील करी और आप जीत गए तो नगर पालिका को आपको पैसे देने पड़ेंगे और जो पैसे हैं वो नगर पालिका आपको 30 दिन के भीतर देगी। अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो अपील अधिकारी क्या करेगा, जो भी अभिरक्षा करता है निधि की, नगर पालिका निधि की, उसको बोलेंगे भाई आप इसको पैसे दे दो। अगर आप हार जाते हो तो आपसे वसूला जाएगा, तो सिंपल सी बात है। फिर हमने पढ़ी थी धारा 124 में हमने पढ़ा था कराधान के मामले में। अब ये जो फैसला दे दिया ना अपील अधिकारी ने, ये फाइनल है, यह फैसला अंतिम है, इसके विरुद्ध आप कहीं नहीं जा सकते। और खुद जो अपील अधिकारी है वो 3 माह के अंदर, ये तारीख ध्यान रखना, 3 माह के अंदर अपने जो फैसला है उसमें चेंज कर सकता है। उसके बाद में हमने पढ़ी थी कौन सी, धारा 125। धारा 125 में बचाव थे कि अगर आपको नोटिस दिया गया है, कर से संबंधित बिल प्रस्तुत किया गया है, तो उसमें क्या होगा, आपको कुछ गलती होगी, मानो लिपि के त्रुटि हो गया, आपका नाम गलत था, मीनिंग स्पेलिंग जो भी गलत थी, एड्रेस गलत था, ठीक है, तो उसको अविधिमान्य नहीं माना जाएगा, उसको सही माना जाएगा, कर तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दायित्व प्रकट करने की बाध्यता आते कि आपको बताना पड़ेगा, अगर कोई कर निर्धारक अधिकारी आपको आता है आपके घर के ऊपर, आपसे कोई जानकारी पूछता है कि आप कौन हो या फिर यहाँ रहते हो, स्वामी हो, मालिक हो, अगर आप नहीं हो तो फिर एड्रेस बताओ उस व्यक्ति का, तो ये क्या है 126 में थी। और अगर गलत एड्रेस बता देते थे तो आपको लगेगा 1000 रुपये जुर्माना, 126 हो गई। फिर 127 में थी, 127 में क्या था कि आप इन वसूल करने का जो कर्तव्य है, आपसे कर तो लेंगे लेकिन ये वसूल कर्तव्य किसका है, वह टाइम पे वसूल करना जरूरी है, तो ये करेगा मूल नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा। उसके बाद 128 में हम क्या करेंगे, बिल प्रस्तुत करेंगे। 128 धारा 128 में हम क्या करेंगे, बिल प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद बिल के 129 में बिल में क्या लिखेंगे, वो किस में था, 129 में ये था कि बिल की अंतर वस्तु क्या होगी। तो बिल का टाइम बताया जाएगा, भाई आप तक इस टाइम तक आपको कर जमा करवाना है। उसके बाद में आपको अगर दिक्कत है इसके अंदर तो फिर आप अपील कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, किसके पास कर सकते हो, और आपकी संपत्ति का विवरण क्या है, भुगतान कब करना होगा, ये सारी बातें बिल में लिखी होती थी। फिर हमने पढ़ी थी धारा 130। अगर मान लो आप 15 दिन तक बिल का कोई मतलब वही नहीं ले रहे कि बिल आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्शन ले रहे कोई भी,
तो फिर आपको क्या किया जाएगा, मांग का नोटिस दिया जाएगा। मांग का नोटिस की भी अगर आप तामील नहीं कर रहे हो तो फिर आपके खिलाफ क्या जारी होगा, वारंट। और आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, वारंट। तो शुरुआत की जो धाराएं हैं 131, 32, 33 ये सारी वारंट से संबंधित है। तो आज आप देखिए वारंट क्या होता है, कब जारी किया जाता है, किसके खिलाफ जारी किया जाता है। तो और ये मतलब एक इंटरेस्टिंग बात है कि वारंट के बारे में सब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जैसे अपन फिल्म देखते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें कोई भी विलन के घर पे कोई जाता है तो उसको पूछते हैं कि आप गिरफ्तार करने तो आए हो, लेकिन वो वकील पूछता है कि आपके पास वारंट है क्या। या फिर कोई रेड मारने के लिए जाता है तो उसको पूछते हैं कि आपके पास वो वारंट है क्या, आप किस बेसिस पे आए हो। तो ये सारी बातें, वारंट क्या होता है, कब जारी होता है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले। वारंट कब जारी होता है, किसके खिलाफ जारी होता है, किस प्रारूप में जारी होता है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है धारा 131। धारा 131 में क्या दिया हुआ है, किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकेगा, मतलब कब कब जारी किया जा सकेगा। तो सबसे पहले यदि व्यक्ति मांग का नोटिस की तामील नहीं करे और उसकी अनुपालना नहीं करे तो क्या होगा, 15 दिन के भीतर भीतर निम्नलिखित कार्रवाई होगी। पहला तो नोटिस में मांगी गई जानकारी, जो नोटिस में जो राशि आपको दी गई है उसका भुगतान अगर आप नहीं करें तो वारंट जारी खिलाफ हो सकता है। दूसरा, संबंधित अधिकारी को भुगतान ना करने का कारण भी नहीं बताया आपने कि भाई मेरी ये दिक्कत हो गई, इस वजह से मैं जमा नहीं करवा पा रहा। और दूसरी बात, अगर आप कारण बता रहे हो तो इससे ये अधिकारी संतुष्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बहाना बना दिया, ऐसे नहीं चलेगा। उसको ऐसे लगना चाहिए कि हाँ इससे सच में प्रॉब्लम है इसलिए इसने जमा नहीं करवाया। ठीक है। तीसरी बात, और न ही मांग का जो आपने नोटिस भेजा था उसके विरुद्ध आपने अपील भी नहीं करी कि भाई आपको कोई दिक्कत हो या कोई त्रुटि हो गई, वो भी नहीं किया। तो इन 3 कंडीशन में आपके खिलाफ क्या होगा, वारंट जारी होगा। तो कब जारी होगा ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि ये जो वारंट है इसका प्रारूप कैसा होगा। ठीक है, तो प्रारूप कैसा होगा ये हम देखते हैं आगे। प्रारूप कैसा होगा, तो देखो अपनी संपत्ति होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है जंगम, जैसे गाड़ी, घोड़ा, पशु, ठीक है, मोबाइल वगैरह, ये हो गई जंगम। दूसरी होती है स्थावर। स्थावर संपत्ति बिल्डिंग हो गई, ठीक है, मकान, ये सब भवन, ये क्या हो गई, स्थावर संपत्ति होगी। तो अगर जंगम संपत्ति है तो उसका प्रारूप 5वीं अनुसूची के अनुसार होगा। हमने पढ़ा था कि इस अधिनियम में कितनी अनुसूचियां, 6 अनुसूचियां हैं, तो उसमें से एक है 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची किस प्रारूप से संबंधित है, ये क्वेश्चन आ सकता है और आपको बताना पड़ेगा कि ये वारंट से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर स्थावर संपत्ति है तो फिर अगर नगर पालिका जो भी उसको उचित लगे उस प्रारूप में वारंट जारी कर सकती है। तो ये हो गई संपत्ति के आधार पे ना, जंगम और स्थावर। और दूसरी बात, देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान लो आज आपको कर वसूल करना था, ठीक है, कर वसूल करना था, लेकिन आपने इसके खिलाफ वारंट जारी नहीं किया और 3 साल हो गए, तो 3 साल के बाद में आप वारंट जारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि वारंट 3 वर्ष के बाद जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक इसमें शर्त है कि मान लो 3 वर्ष तक आपने वारंट जारी नहीं किया, चलो कोई नहीं कर सकते, लेकिन कोई राशि बकाया है तो वो राशि जो है वो भू राजस्व के रूप में वसूली जाएगी उसके बाद उससे। ठीक है, कुर्की करके नहीं, लेकिन भू राजस्व से वसूली जा सकती है। दूसरी बात, वारंट जो है उसके नीचे हस्ताक्षर होने चाहिए, किसके, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के। और बेसिकली मुख्य नगर पालिका अधिकारी वारंट जारी करता है। तो आप ये याद रखें कि वारंट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वारंट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं या वारंट कौन जारी करता है। तो ये ध्यान रखना है किसका काम है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, अगर संपत्ति, अब ये तो हम बात कर रहे थे संपत्ति क्या हो, ये मान लो नगर पालिका है और संपत्ति नगर पालिका के भीतर है, तब की बात है। अब मान लो कि ये नगर पालिका अपनी यहाँ है और ये दूसरी नगर पालिका है। अब हमें क्या करना है, इस नगर पालिका में संपत्ति का कुर्क करना है, तब क्या होगा। तो देखो, नगर पालिका की सीमा के भीतर अगर संपत्ति है तो वारंट नगर पालिका के किसी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा। दूसरा, अगर नगर पालिका के बाहर है तब किसको संबोधित करोगे। हाँ, पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि जो वारंट है वो किसके खिलाफ जारी होता है। ठीक है, वारंट कभी भी अपराधी या दोषी के खिलाफ जारी नहीं होता। वारंट संबंधित किसको होता है, अधिकारी को संबोधित होता है कि वो, जैसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, ये इस अधिकारी को क्या लिख के देगा, संबोधित करेगा, वारंट जारी करेगा इसको संबोधित करके कि भाई साहब ये जो है संपत्ति नहीं दे रहा है, जाके इसकी संपत्ति को कुर्क करो, कैसे भी करके पैसे लेके आओ। ठीक है, तो इसने वारंट किसके खिलाफ जारी किया, इसके खिलाफ, अधिकारी के, न कि इसके खिलाफ।
ठीक है। तो अगर नगर पालिका के बाहर है तो वारंट संबंधित नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को संबोधित करेगा या तहसीलदार वहाँ के तहसीलदार को करेगा। और इन दोनों को ये छूट है कि अपने किसी अधीनस्थ को को प्रश्नांकित कर सकते हैं। भाई अपने देखो ये अपनी नगर पालिका है, ठीक है, ये दूसरी नगर पालिका है। अपनी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने ये दूसरी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी या तहसीलदार को संबोधित किया कि भाई जाओ हमारे यहाँ संपत्ति है उसको कुर्क करके आओ, ठीक है। तो इन दोनों को यह अधिकार है कि ये अपने किसी अधीनस्थ को सौंप सके। इसने इसको काम उठाया, इसने इसको काम उठा दिया देसी भाषा में, ठीक है। तो ये हो गया धारा 131 की वारंट। आपको क्या समझ में आया कि वारंट कब जारी होता है, वारंट किस प्रारूप में जारी होगा और वारंट पर किसके हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो वारंट है वो किसको संबोधित होता है। तो ये याद रख लेना वारंट किसको संबोधित होता है। अगर खुद की सीमा में है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी अधिकारी को करेगा, अगर बाहर है तो या तो दूसरी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को या फिर तहसीलदार को संबोधित करेगा। तो इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं धारा 132। अब देखो हमने क्या किया, वारंट को जारी कर दिया, वारंट को जारी तो कर दिया, अब इस वारंट को निष्पादित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक धारा 132 है, उसमें एक बात कही गई है कि बलपूर्वक प्रवेश। अगर आपको वारंट आपके पास है तो आप किसी के घर में बलपूर्वक प्रवेश कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे दरवाजा खिड़की तोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो अब इसको देखिए कैसे कैसे क्या होगा निष्पादन के लिए। पहले तो आपके पास युक्त आधार होने चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हाँ इस व्यक्ति के पास जो संपत्ति है और इसने को टैक्स जमा नहीं करवाया या इसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, ये कर नहीं दे रहा टाइम पे। तो पहले तो आपके पास आधार होना चाहिए, आधार कि इस भवन में ऐसी संपत्ति है जिसका हम अधिग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वहां जाओगे और अपना प्राधिकार बताओगे, मैं कौन हूँ, मुझे किसने भेजा है, मैं किस पोस्ट पे हूँ, ठीक है। और प्रयोजन बताओगे हम क्यों आए हैं, ठीक है। आपने मूवी में देखा होगा जब कोई जाता है रेड मारने के लिए तो सबसे पहले बताता है कि हम सीबीआई वाले हैं, ठीक है, या फिर हम ये करने के लिए आए हैं, ये मेरा वो दिखाते हैं ना कार्ड वगैरह या नोटिस दिखाते हैं, वारंट दिखाते हैं उनको, तो ये आपने देखा होगा। फिर उसके बाद में सम्यक मांग, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा कि हम आपको जाते नहीं कि जाते ही दरवाजे खिड़की तोड़ दिए और वो हम आ गए, ऐसा नहीं है। पहले आपको उनको टाइम देना पड़ेगा कि भाई हम कुर्की करने के लिए आए हैं, या तो आप भुगतान कर दो, ठीक है, या फिर हम जबरदस्ती आपके घर में घुसेंगे, ठीक है। तो पहले आप टाइम दोगे। फिर उसके बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में कार्रवाई कर सकते हो, आप रात को नहीं जा सकते। सूर्योदय और सूर्यास्त मतलब सूर्य की रोशनी में काम करोगे, तभी आप खिड़की दरवाजे तोड़कर बलपूर्वक प्रवेश कर सकते हो। उसके सूर्यास्त के बाद में नहीं कर सकते। यहाँ तक हो गया। अब मान लो कि महिलाओं से संबंधित क्या प्रावधान है। मान लो कि महिलाओं के कमरे हैं, ठीक है, या महिलाओं से संबंधित जो भी किचन है, ठीक है, बेडरूम है, जो भी मंदिर है, उसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है, और तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? क्योंकि आपको उनको पहले टाइम देना पड़ेगा, पहले 3 घंटे का कम से कम उनको नोटिस देना पड़ेगा। और महिलाएं तो 1 मिनट करते करते 3 घंटे लगा ही देती हैं, ठीक है। और उनको हटने का पर्याप्त समय भी देना पड़ेगा, आप उनको बार बार चेतावनी दोगे कि आप हट जाइए, ठीक है। और उसके बाद अगर 3 घंटे से ऊपर हो जाए तब आप बलपूर्वक उनके कमरे में प्रवेश कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया निष्पादन। बलपूर्वक निष्पादन कैसे होगा, ये वारंट का निष्पादन है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे धारा 133 क्या कहती है। धारा 133 कहती है कि वारंट को निष्पादित करने की रीति क्या होगी, मतलब विधि क्या होगी, किस तरीके से आप कुर्की करोगे, वारंट का पालन करोगे। तो सबसे पहले तो कौन कौन सी संपत्ति कुर्क नहीं की जाएगी इसका आप ध्यान रखना। कौन कौन सी संपत्ति, कि भाई मान लो कोई व्यक्ति कर्मी है, उसकी पत्नी और बच्चों के वस्त्र हैं, ठीक है, पहनने के, और बिस्तर, सोने के बिस्तर, ठीक है। तो इनको आप कुर्क नहीं कर सकते, आप इनको जब्त नहीं कर सकते या इनको नहीं छेड़ सकते। दूसरा भोजन पकाने के बर्तन, ठीक है, इनको कुर्क नहीं कर सकते, जब्त नहीं कर सकते। कोई शिल्पी है कोई, ठीक है, कोई कलाकार है तो उसके औजार, जैसे कोई मिस्त्री है तो उसके औजार नहीं ले सकते। मतलब आजीविका, कुल मिला के कहने का प्रयास ये है कि आप आजीविका के जो साधन है, अगर आप आजीविका के साधन ले लोगे तो वो कमा ही नहीं पाएगा, खाएगा क्या, ठीक है। तो आप आजीविका के साधन को कुर्क नहीं कर सकते। अगर खेती के उपकरण हैं, बीज हैं, पशु हैं, तो आप इनको क्या नहीं कर सकते, इनको जब्त नहीं कर सकते। अब हम यहाँ तक हो गया। अब देखो संपत्ति 2 प्रकार की देखी थी हमने, जंगम और स्थावर।
अगर कुर्क की गई संपत्ति जंगम है तब क्या होगा और स्थावर है तब क्या होगा। ठीक है, तो कुर्क की गई संपत्ति अगर जंगम है तब क्या होगा, इसको देखिए ध्यान से। अगर कुर्क की गई संपत्ति वारंट के दिन वसूलनीय संपत्ति, ठीक है। दूसरी देखो मेरी बात सुनो, जैसे आपने क्या किया, आप उसके रुपए मांगते थे 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए मांगते थे, लेकिन आपने क्या किया, उसकी गाड़ी उठा ली। गाड़ी कितने की है, मान लो 5 लाख की है, तो 5 लाख की गाड़ी नहीं उठा सकते आप, क्योंकि 1 लाख रुपए मांगते हो, 5 लाख की कैसे उठाओगे। अगर आप उठा रहे हो तो फिर 4 लाख उसको वापस देने पड़ेंगे। तो किस में निकटतम अनुपात में कुर्क करोगे आप, ऐसे नहीं कि पूरा घर 1 लाख में पूरा घर थोड़ी कुर्क कर दोगे। तो पहली बात तो ये निकटतम अनुपात में कुर्क की जाएगी। दूसरा, अगर आपने अधिक संपत्ति कुर्क कर दी, ठीक है, तो संबंधित जो अधिकारी है वो क्या करेगा, जो शेष राशि है, जैसे मान लो 1 लाख रुपए आप मांग रहे थे, 5 लाख की गाड़ी आपने कुर्क की, इसको बेचा 5 लाख रुपए आए, तो आप इसको 4 लाख रुपए वापस लौटाओगे। ठीक है, दूसरी बात ये होगी, कुर्क की गई संपत्ति की आप एक सूची बनाओगे, तो सूची का प्रारूप क्या होगा, ये होगा 6ठी अनुसूची के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम पढ़ रखिए कि 6 अनुसूचियां होती हैं, तो सारी अनुसूचियां अलग से नहीं पढ़ेंगे, धाराओं के साथ ही पढ़ेंगे, तो आप याद करते रहना कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। तो 6ठी अनुसूची के अनुसार प्रारूप बनाएंगे। प्रारूप करने के बाद जिस व्यक्ति के पास वो संपत्ति कब्जे में थी उसके पास जाएंगे, उसको नोटिस देंगे, उसका हस्ताक्षर करवाएंगे कि भाई हम ये संपत्ति लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई जंगम संपत्ति के बारे में कुर्क करना। अब हम देखते हैं कि अगर कोई स्थावर संपत्ति है, कोई मकान है, बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसकी संपत्ति का कुर्क कैसे किया जाएगा। अब देखो स्थावर संपत्ति की कुर्की कैसे करेंगे। व्यक्ति कर्मी को संपत्ति के अंतरण, देखो इसमें क्या होता है कि मान लो कि ये अपनी मकान है या बिल्डिंग है, ठीक है, अब आप आए यहाँ पे कुर्क करने के लिए, इसको इस घर को साथ तो लेके जा नहीं सकते। अब मान लो आप गए और पीछे से इसने इस घर को किराए पे दे दिया है, फिर बेच दिया, ठीक है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर आप इससे थोड़ी मांगोगे, जिसने किराए पे लिया है, जिसको बेचा है, उससे थोड़ी टैक्स लोगे। तो आपको आसपास के लोगों को बताना पड़ता है कि आप इस मकान जो है इसको किराए पे नहीं लोगे। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति कर्मी संपत्ति के अंतरण को, प्रभारों को या लाभ के अधिभोग से वंचित करने के लिए एक आदेश निकालोगे आप। और आदेश किस तरीके से निकालोगे, या तो परंपरागत तरीके से निकालो आदेश, ढोल बजा के सब में गांव में बता दो कि ये जो घर है कुर्क कर लिया गया है, कृपया करके इसको नहीं खरीदें। ठीक है, या फिर सहज दृश्य नोटिस छपा कर, मतलब ऐसा नोटिस तो दिखे, समझ में आए लोगों को कि हाँ भाई इसको कुर्क कर लिया गया है, इसको नहीं खरीदना है। ठीक है, तो ऐसा आप करोगे। दूसरा, यदि उस संपत्ति पर नगर पालिका के अलावा भू राजस्व भी बनता है, ठीक है, ऐसा कोई घर है उस पर नगर पालिका का राजस्व तो है ही है, इसके अलावा भू राजस्व भी बनता है, तो आप एक सूचना कलेक्टर के ऑफिस में चिपकाओगे। ये याद रख लेना कि एक सूचना कलेक्टर के ऑफिस में भी चिपकानी पड़ेगी आपको। ये पूछा जा सकता है कि भाई कुर्की की या तो नॉर्मल है कि भाई वहां तो आप चिपकाओगे, लेकिन ये याद नहीं रहता कि कलेक्टर के ऑफिस में क्यों चिपकाएंगे, तो ये याद रखना ना। उसके बाद कुर्की के पश्चात मुख्य नगर पालिका अधिकारी की, अगर आपको मान लो आपने क्या किया, कुर्क कर दिया इस संपत्ति को, कंप्लीट संपत्ति आपने कुर्क कर दी, अब इसमें कुछ चेंज करना है तो आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज कब कर सकते हो, जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपको लिख करके दे कि हाँ हमारे पैसे वापस आ गए, या फिर कोई भी दिक्कत, कोई भी समाधान हुआ है, तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, इसको बेच सकते हो या किराए पे दे सकते हो, या फिर कोई सामान यहाँ से उठा सकते हो, या कोई सामान नया ला सकते हो। कब, जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपको लिख करके दे कि हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कुर्की कैसे करते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा धारा 131, सबसे पहले हमने पढ़ी थी धारा 131। ठीक है, 131 में क्या पढ़ा था बताओ, देखिए याद करो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताओ मेरे को 131 में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि वारंट किन मामलों में जारी होता है, ये पढ़ा था हमने 131 में कि भाई आप भुगतान नहीं करो या कारण नहीं बताओ या अपील भी नहीं करो तो आपके खिलाफ जारी होगा। फिर 131 में हमने पढ़ा था प्रारूप, प्रारूप कैसा होगा, तो हमने पढ़ा था कि अगर जंगम है तो 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग, और स्थावर है तो नगर पालिका के अकॉर्डिंग। फिर 3 वर्ष बाद क्या है, जारी नहीं कर सकते, और भू राजस्व है तो बकाया कर सकते हैं, अपन वसूल कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि संपत्ति अगर नगर पालिका के भीतर है तो नगर पालिका के अधिकारी को संबोधित करेंगे वारंट, और अगर बाहर है तो किसको संबोधित करेंगे, फिर वहां के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को या तहसीलदार को करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 132। 132 में हमने पढ़ा था कि बलपूर्वक प्रवेश, आप बलपूर्वक प्रवेश कब कर सकते हो, अगर आपके पास वारंट है।
कैसे कैसे, तो पहले आपके पास आधार होना चाहिए, दूसरा आपको उसका प्राधिकार बताओगे, हम क्यों आए हैं, क्या कारण हम हैं, कौन, टाइम दोगे, टाइम देने के बाद आप बलपूर्वक प्रवेश करोगे, खिड़की दरवाजे तोड़ सकते हो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में। फिर हमने पढ़ी थी धारा 133, 133 में हमने पढ़ा था वह निष्पादित कैसे करना है। इसको निष्पादित में अभी आपने पढ़ा है कि कौन कौन सी संपत्ति कुर्क नहीं करेंगे, या फिर जंगम संपत्ति को कैसे कुर्क करेंगे और स्थावर संपत्ति को कैसे करेंगे। मेरा आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कुर्क की गई संपत्ति को विशेष मामलों में हम बेच भी सकते हैं। ठीक है, अब बेच कब सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है देखना। जैसे कि मान लो संपत्ति की प्रकृति क्षयशील है, मतलब ऐसी कोई संपत्ति है जो, जैसे आपने हलवाई की दुकान पे गया, आप मिठाई उठा कर लेके आ गए, तो मिठाई तो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसको या तो तुरंत खा जाओ, नहीं खा रहे तो फिर इसको बेचो। कहने का मतलब यह है कि अगर अभिरक्षा का खर्च और वसूलनीय राशि कुर्क की गई संपत्ति से जाता है, कि मान लो कि आप एक हाथी लेकर के आए, ठीक है भाई साहब, आप एक उसका हाथी उठा के लेके आ गए, ठीक है, हाथी मान लो कि 2 लाख का है और आप उसके रुपए मांगते हो, कितने रुपये मांगते हो आप, 2.5 लाख रुपये उसको मांगते हो, 2.5 लाख रुपये मांगते हो, और ये 2 लाख का हाथी आप उससे लेके आ गए, भाई हाथी ले जाना, पैसे दे जाना। आप हाथी को लेकर गए, हाथी को आपने घर पे रखा, तो अब ऐसे आपके पास पहले से जगह तो है नहीं, आपने कोई किराए पे कोई मान लो कि अखाड़ा लिया या फिर कोई भी जगह ली और वहाँ पर हाथी को रखा, तब इसका किराया देना पड़ेगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, हाथी डेली का कम से कम 2-3 हज़ार का सामान खा जाता है, तो आपके तो महंगा पड़ेगा नहीं हाथी, तो मतलब अभिरक्षा का खर्च और वसूलने राशि तो ज़्यादा हो जाएगी कुर्की की संपत्ति से, समझ रहे हो। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, तुरंत इस हाथी को बेच दो, अगर प्रकृति क्षयशील है तो आप इसको बेच सकते हो। ठीक है, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुर्की के समय जिसके, लेकिन आप जैसे इसको जो बेचोगे ना, तो उससे पहले जब ये हाथी इसके कब्जे में था, जब आपने कुर्क की थी, तब किसी व्यक्ति के कब्जे में होगा, तो उसको पहले आप नोटिस दोगे कि भाई साहब या तो आप अपने पैसे हमारे दे दो टैक्स, अगर नहीं दे रहे तो फिर हम आपका हाथी बेचेंगे और तुरंत बेच देंगे। फिर उसको ये नहीं कहेंगे कि 1 दिन दे देंगे, 2 दिन, नहीं, टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत बेच देंगे, या तो भुगतान कर दे, हमारे तो हाथी डेली का 5 हज़ार का सामान खा रहा है, हमारा तो महंगा पड़ जाएगा। तो ये तो होगी प्रकृति जब क्षयशील हो, मतलब खराब होने वाली चीज़ हो। अब मान लो कि स्थावर संपत्ति है, जंगम संपत्ति है, कोई गाड़ी है या फिर उसका मकान है, भवन है, तो उसकी कैसे बेच सकते हो आप। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप लोक नीलामी करोगे, या वेबसाइट पे या अखबार में दोगे, कैसे भी खुली नीलामी करोगे, लोगों को बुलाओगे कि हम इसको कुर्की कर रहे हैं, कोई लेना चाहता है तो ले लो। तो इसकी कैसे होगी कुर्की, जंगम या स्थावर संपत्ति की, इसकी होगी लोक नीलामी के द्वारा। उसके बाद यदि संपत्ति को आपने बेचा या नीलामी करी, ठीक है, तो उसकी जो वसूलनीय जो राशि है उससे अधिक आ गई, मान लो आप किसी को 1 लाख रुपए कर मांगते थे और आपने उसकी संपत्ति को बेचा, आपके पास आ गए 3 लाख, 2 लाख एक्स्ट्रा आ गए ना। तो अब आप क्या करोगे, ये जो 2 लाख है, ये अधिशेष जो राशि है, ये इसको वापस, इसको नोटिस दोगे, इसको कॉल करोगे कि भाई साहब आपके 2 लाख रुपए हमारे पास पड़े हैं एक्स्ट्रा, तो आप लेकर जाओ। अगर मान लो ये 1 वर्ष के भीतर या तो ले जाएगा, और नहीं लेके जाता 1 वर्ष तक, तो फिर ये 2 लाख रुपए किसके हो जाएंगे, नगर पालिका के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई धारा 134। अब हम देखते हैं धारा 135। 135 में हम देखते हैं कि अगर मान लो, ये तो हम बात कर रहे थे नगर पालिका के भीतर कुर्क करना, अब हम बात करें नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले भी ये समझा चुका हूँ धारा 131 में, एक बार फिर से देखो। ये देखो, ये अपनी नगर पालिका हो गई, ठीक है, अपनी नगर पालिका हो गई, यहाँ का मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो गया। ये दूसरी नगर पालिका हो गई और इसमें कोई संपत्ति है, इसको हमने क्या करना है, कुर्क करना है। ठीक है, यहाँ का सीएमओ है और ये तहसीलदार है। तो हमारा जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, ये किसको बोलेगा, ये बोलेगा इसके या तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को या तहसीलदार को कि भाई साहब ये आपके नगर पालिका में संपत्ति है, इसको कुर्क करना है या फिर बेचना है। ठीक है, और ये दोनों जो है अपने अधीनस्थ को भी बेच सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, संपत्ति को कुर्क कर लिया, बेच दिया। बेचने से क्या हुआ, इन्होंने राशि आ गई अपने पास, इनके पास पैसे आ गए, तो डायरेक्ट ये बोलेगा जाओ भाई साहब पैसे दे दो हमें, तो पूरे पैसे नहीं देंगे, ये क्या करेंगे, इस वसूली की राशि में से अपना प्रशासनिक व्यय निकाल लेंगे। भाई वहाँ पे जाएंगे या फिर अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके गाड़ी भी लगेगी और भी खर्चा लगेगा, चाय पानी का भी खर्चा लगेगा, तो ये प्रशासनिक व्यय जो है ये इसमें से निकाल लेंगे अपना, बाकी की राशि इस मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो गई नगर पालिका के बाहर कुर्की कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि उन व्यक्तियों के खिलाफ
उन व्यक्तियों के खिलाफ संक्षिप्त कार्रवाई कैसे होगी जो अभी नगर पालिका छोड़ने वाले हैं। मान लो किसी को पता चला कि यार नगर पालिका हमारे 3 लाख टैक्स बकाया है नगर पालिका का, और अब हम क्या करते हैं, नगर पालिका छोड़ के विदेश भाग जाते हैं। तो ऐसी अगर आपको संदेह है किसी के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, तब आप क्या करोगे? पहले तो नगर पालिका छोड़ने वाले व्यक्ति के ऊपर आपको संदेह है, तो पहले उसकी आवश्यक जांच कराओगे कि भाई बात सही है या गलत है। अगर आपको सही निकलती है बात, तो फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है तुरंत बिल प्रस्तुत करेगा, उसको पूरा भेजेगा बायोडाटा, तो ऐसा आपके इतना इतना कर बनता है और आप दो, ठीक है। तो उसके बाद जैसे उसके पास जाएगा तो बिना समय, उसने मान लो ये तो तुरंत भुगतान करे, टाइम टू नहीं देना उसको बोल तुरंत भुगतान दे, 15 दिन का टाइम, मांग का नोटिस के कोई अपने लफड़ा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तुरंत भुगतान करो, नहीं तो क्या किया जाएगा, वारंट जारी किया जाएगा, कुर्की होगी। तो अगर वो तुरंत भुगतान नहीं करता है तो तुरंत आप वारंट जारी करो और उसकी संपत्ति का क्या किया जाएगा, कुर्की की कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये किन के लिए है, जो नगर पालिका छोड़ने वाले हैं। ये लिखा हुआ है धारा 136 में। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और आपको धाराएं समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मैं अपने बेस्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई सुझाव हो या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं धारा 137। धारा 137 में दिया हो व्यावर्तियां। व्यावर्तियों का मतलब होता है बचाव, ठीक है। ये हमने पहले धारा 125 में भी पढ़ा था पहले। इसका क्या मतलब होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो, जैसे मान लो कोई आपने कोई बिल जारी किया, ठीक है, या फिर कोई मांग का नोटिस दिया किसी को, या फिर वारंट जारी किया, या कोई अन्य दस्तावेज है आपके पास, उसमें क्या कोई लिपि की त्रुटि हो गई, किसी का नाम गलत टाइप हो गया, एड्रेस गलत टाइप हो गया, या फिर कोई भी अशुद्धि हो गई, स्पेलिंग गलत है मान लो, ठीक है, कोई गलती हो जाए, तो अब आप कुर्की कार्रवाई को वैध मानी जाएगी। उसको ऐसे नहीं कर सकते कि यार मेरा तो इसमें नाम स्पेलिंग गलत है इसलिए आप कुर्की नहीं कर सकते, जाओ कल आना, ऐसे नहीं होगा। वो कार्रवाई तो की जाएगी, और ऐसा कोई अधिकारी कर रहा है तो उसको अत्याचारी नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसको ये नहीं माना जाएगा कि गलत तरीके से कुर्की कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 137 में, और 125 में भी यही है। तो आप एक साथ भी याद कर सकते हो, 125 और 137 में क्या है, व्यावर्तियां, ठीक है। तो ये होगी धारा 137। अब हम देखते हैं धारा 138 में क्या है। 138 में वही है, जब आपने कुर्की कर दी, आपने लिस्ट बनाई, सामान की लिस्ट बनाई, और उसके बाद में आपने जो भुगतान किया उसकी रसीद दी जाएगी। तो रसीद के बारे में 138 रसीद 138 में क्या है, रसीद। तो किसी कर, मान लो कोई कर लिया या कोई प्रभार लिया, भुगतान प्राप्त किया किसी ने, अधिकारी ने, तो वो क्या करेगा, वो कार्मिक क्या करेगा, इसकी इस राशि की और किस वजह से वो कर लिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसकी रसीद देगा। ये उसका उत्तरदायित्व है, ये अनिवार्य है रसीद देना, ठीक है, उत्तरदायित्व है। वो राशि बताएगा कितनी ली है और कौन से कर की ली है, किस कारण से ली है, वो सारी बातें उसमें वर्णन होंगी रसीद के अंदर। ये लिखा हुआ है धारा 138 में। छोटी छोटी धाराएं हैं, आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, बस आप इनको रिवीजन करते रहें, बार बार वीडियोज क्लासेस देखते रहें, ठीक है। साथ में आप शॉर्ट नोट्स या इनके कुछ ट्रिक्स वगैरह बनाते रहें, क्योंकि मैं तो आपको सारे नोट्स अवेलेबल कराऊंगा एंड में, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब पूरा कोर्स आपको मुश्किल से 15 से 25 पेज होंगे, जिनमें पूरा एक आपके मैं शॉर्ट तरीके से आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन तब तक आप भी थोड़ा कोशिश करते रहें और इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो अब देखते हैं धारा 139। धारा 139 है वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति। मतलब मान लो कि देखो, ये तो सब फिल्मी बातें हो गई कि वहाँ पे जाएंगे, दरवाज़ा तोड़ देंगे, खिड़की तोड़ देंगे, ये सब यहाँ पे किताबों में अच्छी लगती हैं, ठीक है। अगर आपने रियल लाइफ में देखा होगा तो जैसे ये नगर पालिका वाले यहाँ पे जाते हैं कुर्की करने के लिए, तो ये सारे घर वाले जो है छत पे खड़े रहते हैं, पत्थर लेके इनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, समझ रहे हो। तो लड़ाई झगड़ा इतना आसान नहीं है कुर्की करना। तो जो नगर पालिका वाले हैं वो वहाँ पे नहीं जाते हैं, बहुत कम रेयर केस होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, नगर न्यायालय में केस कर देते हैं। तो केस कर देते हैं तो वहाँ पे केस सॉर्ट आउट होते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, तो आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, तो आपका चालान कटेगा। आप चालान के पैसे नहीं दे रहे, आप आपके पास पैसे नहीं है, तो आपका क्या करते हैं, लाइसेंस जब्त कर लेते हैं और बोलते हैं भाई साहब कोर्ट में ले लेना। कोर्ट में जाके फिर आप कोर्ट में लाइसेंस लाने के लिए जाते हो, तब आपको 500-2000 रुपये तो भी देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसा थोड़ी है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपके वो गाड़ी जब्त कर लेंगे या फिर आपको रख लेंगे या फिर आप कुछ लड़ाई थोड़ी करेंगे आपसे। वो आपका लाइसेंस रख लेते हैं। तो अगर लाइसेंस चाहिए तो वैसा कोर्ट में जाओ
और वहाँ पे क्या करो, पैसे दो और अपना लाइसेंस छुड़ा लेना। तो ये तो आपने देखा ही होगा, तो डेली लाइफ की बात है अपने। ऐसे नगर पालिका करती है। अगर कुर्की नहीं हो पा रही है तो फिर वो न्यायालय में केस कर देते हैं, और वहाँ पे डेली बहुत सारे केस ऐसे 200, 400, 1200 रुपये चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई धारा 139। अब हम देखते हैं कि धारा 140 में क्या लिखा हुआ है। धारा 140 में ये कहता है कि वैसा ये जो प्रथम दायित्व है, प्राथमिक दायित्व है किसी पे, किसी भूमि, भवन या कोई भी संपत्ति उस पर कर लेने का प्राथमिक दायित्व किसका है। ठीक है, तो कर का प्राथमिक प्रभार किस पे आता है, किसी व्यक्ति के भूमि, भवन या भवनों में रखी किसी वस्तु पर होगा। ऐसे नहीं होगा कि मान लो कि ये कोई मकान है, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर किराए पे रह रहा हूँ, ठीक है, किराए पे मैं इसमें रह रहा हूँ, अधिभोग कर रहा हूँ, तो ये जो कर का जो दायित्व है वो मेरे ऊपर नहीं आएगा, पहले इस जो मकान मालिक है उसके ऊपर आएगा। अगर वो नहीं दे रहा है तो फिर ये जो मकान की जो चीजें है ना उसको बेच के वो टैक्स ले लेंगे, मेरे से नहीं लेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक प्रभार किस पे आएगा, मकान मालिक पे और उसमें रखी वस्तुओं पे। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है, अब उसके क्या वो इसमें मकान में रह रहा है और मकान दादाजी का है, तो जो कर आएगा ना वो दादाजी के नाम पे आएगा, वो इससे थोड़ी लेंगे। अब दादाजी नहीं टैक्स नहीं दे रहे तो इससे थोड़ी खरीद लेंगे, इससे नहीं लेंगे, या तो दादाजी दे, नहीं तो फिर इस मकान की संपत्ति को कुर्क कर देंगे। तो प्राथमिक प्रभार किसका होगा, उस व्यक्ति का या भूमि, भवन या भवनों में रखी वस्तु पर होगा। तो ये देखो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अध्याय 7 नगर पालिका राजस्व जो है वो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें कितनी धाराएं थी, 101 से लेकर के 140 तक इसमें धाराएं थी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको बिल्कुल समझ में चीज़ें आई होंगी। ठीक है, आपको ये अगर इसको याद करना है तो एक ही तरीका है, आपको बार बार रिविजन करना रहेगा, आपको बार बार वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं एक बार एक क्विक रिविजन करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें याद रहें कि हाँ बिल्कुल ऐसा ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। शॉर्ट बिल्कुल 2 या 3 मिनट में हम इसको पूरा रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। ठीक है, तो तैयार हो आप सभी। तो सबसे पहले देखो हमने पढ़ा था नगर पालिका राजस्व में, सबसे पहले हमने पढ़ी थी धारा 101। धारा 101 में हमने क्या पढ़ा था कि नगर पालिका के स्रोत हैं। नगर पालिका के स्रोत हैं, स्रोत कितने हैं, 3 स्रोत हमने बताए थे। पहला टैक्स, दूसरा यूजर चार्जेज और जो तीसरा बताया था फीस। इसके अलावा हमने बताया था विकास प्रभार। तो टैक्स किस कौन सी धारा में थे, धारा 102 में बाध्यकारी करते, धारा 103 में अन्य करते। इसके बाद 104 में कौन से, यूजर चार्जेज थे। ठीक है, उपयोगिता प्रभार। फिर फीस धारा 105 में थी। इसके बाद 106 में क्या था, विकास प्रभार। यहाँ तक हो गया। फिर हमने पढ़ी थी धारा 107। धारा 107 में हमने पढ़ा था करारोपण से छूट। किससे छूट, करारोपण से छूट पर किस किस कर लगेगा, किस पर नहीं लगेगा। फिर हमने पढ़ी थी धारा 108। 108 में हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक प्रक्रिया क्या होगी कर लगाने की, ये हमने पढ़ी थी। फिर 109 में इसको मंजूरी कैसे मिलेगी, कर का अधिरोपण कैसे होगा, वो डायग्राम से हमने देखा था। फिर 110 में हमने देखा था इस कर में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या होगी, ये हमने 110 में देखी थी। उसके बाद हम आ गए थे 111 में। 111 में हमने पढ़ा था कि भाई साहब ये शक्ति किसकी होगी, करों में परिवर्तन करने की शक्ति किसकी होगी। तो 111 में नगर पालिका की शक्ति, राज्य सरकार की शक्ति थी। 112 में किसकी शक्ति थी, नगर पालिका की शक्ति थी। फिर 113 में हमने पढ़ा था कि कर निर्धारक की नियुक्ति की जाएगी और वो कर का निर्धारण करेगा। फिर पढ़ी थी हमने 114। 114 में हमने पढ़ा था कि जो कर निर्धारक हमने नियुक्त किया है उसको जानकारी देने की बाध्यता, और अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो उसका परिणाम क्या होगा, ये हमने पढ़ी थी 114 में। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ा था हमने। धारा 115 पढ़ी थी। धारा 115 में हमने पढ़ा था कि संशोधन की कोई जानकारी है तो वो भी आपको देनी पड़ेगी, संशोधन की जानकारी। फिर 116 में हमने पढ़ा था कि भूमियों पर कोई कर का हस्तांतरण कर रहा है, कोई किसी को भूमि बेच रहा है तो इसकी जानकारी किसको देनी पड़ेगी, नगर पालिका को देनी पड़ेगी। फिर हमने देखी थी 117 में भाई आप जानकारी तो दोगे लेकिन किस प्रारूप में दोगे, ये प्रारूप 117 में है अनुसूचित 2 और अनुसूचित 3 के अकॉर्डिंग। फिर पढ़ी थी हमने 118 में हमने पढ़ा था कि भाई आपने किसी को संपत्ति बेची है तो अंतरिक्ति का नाम रजिस्टर में लिखा हो जाएगा नगर पालिका में, तो वो सूचना देते ही वो लिख देंगे। फिर पढ़ी थी हमने 119 में हमने पढ़ा था कि अगर अंतरण की सूचना नहीं देते हो तो अंतरणकर्ता के ऊपर तो टैक्स लगेगा और जो अंतरिक्ति है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। फिर हमने पढ़ी थी 120 में हमने पढ़ी थी कि मूलतः उत्तरदायी व्यक्ति कौन है। तो सबसे पहले तो नगर पालिका, उसके बाद पट्टेदार, उसके बाद उप पट्टेदार,
और उसके बीच बाद में अधिभोगी, अगर अधिभोगी देता है तो बाद में वो मकान मालिक से ले सकता है। तो ये होगी धारा 120 तक। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 121। 121 में पढ़ी थी भाई हम अपील कहाँ करेंगे, अगर हमें कोई दिक्कत है करों में तो अपील कहाँ करेंगे। तो अपील हम कहाँ करेंगे, अगर आप नगर पालिका बोर्ड और नगर परिषद से संबंधित है तो हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय उपनिदेशक से। और 122 अगर आप नगर निगम से संबंधित हो तो आयुक्त के पास आपको अपील करनी पड़ेगी। फिर हम पढ़े थे 122 में हमने पढ़ा था कि ये जो आप अपील कर रहे हो इसका टाइम लिमिट क्या होगी, और आपको पहले पूर्व निक्षेप मतलब 25% आपको जमा करवाना होगा। फिर हमने पढ़ी थी 123 में हमने पढ़ा था खर्चे, अगर आप लागत या खर्चे, भाई आप अपील में जीत गए या फिर हार गए तो इसके खर्चे कौन देगा। तो अगर आप हार गए ठीक है तो नगर पालिका देगी, नगर पालिका 30 दिन के अंदर अंदर देगी, और अगर नहीं दे रही है तो फिर वो जो निधि की रक्षा करता है उसको अपील अधिकारी बोल देगा, और अगर आप से लेना है तो वो तो टैक्स वसूल कर ही लेंगे। फिर हमने पढ़ी थी 124 में हमने पढ़ी थी कि ये फैसला अंतिम है, आप किसी कहीं पे जा नहीं सकते, ये खुद 3 माह के अंदर अंदर आपके क्या कर सकता है, खुद के निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। फिर हमने पढ़ी थी 125 और 137 में हमने पढ़ा था व्यावर्तियां मतलब बचाव, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी 126 में दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, कि आपको बताना पड़ेगा कि या तो आप यहाँ के निवासी हो, ठीक है, निवासी हो तो आपके ऊपर कितना कर बनता है, कितना बड़ा भवन है आपका। अगर आप नहीं हो तो फिर आप ये बताओ कि यहाँ का मालिक कौन है, स्वामी कौन है, उसका एड्रेस बताओ। अगर आप गलत एड्रेस बता रहे हो तो आपके ऊपर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी 127 में हमने पढ़ा था कि टैक्स वसूल करने का कर्तव्य किसका है। तो कर्तव्य किसका है, ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी का है, और ये किसी अधिकारी को नियुक्त भी कर सकता है। इसके बाद जो है हमने पढ़ी थी धारा 128। आप साथ साथ जो है दिमाग में रिवीजन करते रहे और मेरे को बताते रहे कि 128 में हमने क्या पढ़ा था, बताओ। देखिए 128 में हमने पढ़ा था बिल प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी 129 में बिल में क्या लिखेंगे, ठीक है, बिल की अंतर्वस्तु, बिल में क्या क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, अब वो विवरण देंगे संपत्ति का, अपील बताएंगे, अपील कहाँ कर सकते हो, टैक्स कितना बनता है, ये सारी बातें। फिर 130 में अगर आपने इस पे बिल पे कार्रवाई नहीं करी है, आप बिल जमा नहीं करवा रहे हो तो फिर आप पे क्या करेगा, मांग का नोटिस आपको प्रस्तुत किया जाएगा धारा 130 में। फिर देखो हमने पढ़ी थी धारा 131। इस वीडियो में हमने 131 से 140 तक पढ़ाई था, तो आप मेरे को बताओगे आपको कितना समझ में आया। धारा 131 में आपने पढ़ा था कि वारंट जारी किया जा सकेगा, किन किन चीज़ों पे, किन मामलों में जारी किया जा सकेगा, ठीक है। फिर हमने, और इसका प्रारूप कैसा होगा, जंगम संपत्ति है तो कैसे करेंगे, स्थावर है तो कैसे करेंगे। फिर हमने पढ़ी थी 132 कि बलपूर्वक प्रवेश कैसे करेंगे वारंट की कार्रवाई के लिए। फिर 133 में हमने पढ़ा था कि वारंट की निष्पादित करने की विधि क्या होगी। फिर हमने पढ़ी थी 134 में हमने पढ़ा था कि कुर्क की गई संपत्ति को कब आप बेच सकते हो, किस मामलों में विक्रय कर सकते हो इसका, तो 134 हो गई। फिर हमने पढ़ी थी 135 में हमने ये पढ़ा था कि भाई साहब जो नगर पालिका के अंदर तो आपने कुर्की कर दी, लेकिन नगर पालिका के बाहर कोई संपत्ति है तो उसकी कुर्की या विक्रय कैसे करेंगे। तो संबंधित नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका या अधिकारी या तहसीलदार को भेजेंगे, वो प्रशासनिक वे निकाल के आपको वापस राशि दे देंगे। फिर 136 में हमने पढ़ा था कि कोई अगर नगर पालिका छोड़ने वाला है तो उसके ऊपर खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। फिर 137 में व्यावर्तियाँ पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ी थी 138 में हमने पढ़ा था कि रसीद देनी पड़ेगी आपको, अगर जो अधिकारी कुर्की कर रहा है उसको रसीद देनी पड़ेगी। फिर 139 में हमने पढ़ा था कि अगर कुर्की से मामला नहीं बैठ रहा है तो फिर आप कोर्ट में केस कर देना, केस हो जाएगा। फिर 140 में हमने पढ़ा था कि प्राथमिक प्रभार किसका रहेगा, कर के ऊपर, तो जो मालिक है या फिर वो मकान है उसकी भवन की संपत्तियां हैं, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो उन पे अधिकार रहेगा। तो ये हमने नगर पालिका अधिनियम 2009 का चैप्टर 7, क्या नाम है इसका, नगर पालिका राजस्व, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको कोई सुझाव आप मुझे देना चाहते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। और आप इन वीडियोज़ को बार बार देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, और साथ में जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसको भी पढ़ते रहें, ठीक है। लेकिन वो पार्ट तो जो है वो आप हर एग्जाम में पढ़ रहे हो तो उसमें इतना जोर नहीं आएगा, लेकिन इस पार्ट में आपको धाराओं को याद करने में,
तभी धाराएं याद होंगी जब आप बार बार रिवीजन करोगे। और मैं जितना करवा रहा हूँ ना उतना कर लोगे तो भी सफिशियंट है। आप किताबों के बुक्स के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। आप ओनली इनको बार बार रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप ओरिजिनल एक्ट पढ़ें, ठीक है। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर अपने, और इसकी जो PDF है ना वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में RS with GSIQ, क्या नाम है, RS with, ये लिखा हुआ नीचे RS with GSIQ PDF, यहाँ से आपको मिल जाएगी। और जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो एंड में मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स बना करके 15 से 20 पेज का आपको इस एक्ट का प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो, इसमें जब एक्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।